नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं ओडिशा में हुए बड़े रेल हादसे की। इस रेलवे हादसे ने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए और न जाने कितने लोगों को बेमौत काल के गाल में सुला दिया। इस बड़े रेल हादसे के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। न जाने कितने लोगों को असमय असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ा। हालांकि युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य हुए, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो आपके और हमारे जहन में अभी भी कौंध रहे हैं। इस बड़े रेल हादसे का जवाब कौन देगा? इससे पहले भी रेलवे के इतिहास में बहुत सारे बड़े बड़े हादसे हुए, सवाल उठे और सवाल फिर से कि आखिरकार हमारे रेलवे की सुरक्षा प्रणाली कब बदलेगी और कब इन ऐसे हादसों की रोकथाम होगी। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ओडिशा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसा बहुत ही भीषण है, बहुत ही भयावह है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 280 से ज्यादा है। ये हादसा पिछले 15 सालों में देश में सबसे भीषण रेल हादसों में से एक है। आइए जानते हैं पिछले 10 सालों में कहां-कहां बड़े रेल हादसे हुए। 20 नवंबर 2016 को कानपुर में हुआ था हादसा। इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। हादसे में 150 यात्रियों की जान गई थी। 22 मई 2012 को आंध्र प्रदेश में हादसा हुआ था। 4 डिब्बों के पटरी से उतरने से आग लग गई थी। ट्रेन में आग लगने से 25 लोगों की गई थी जान। 26 मई 2014 को गोरखपुर में हुआ था बड़ा हादसा। हादसे में 25 लोगों की हुई थी मौत। 18 अगस्त 2017 को मुजफ्फरनगर में हादसा हुआ और इस ट्रेन हादसे में 23 लोगों की जानें गई थी। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने और एक मालगाड़ी के टकराने से जुड़े रेल हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं, जबकि 900 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए। ये पिछले कुछ सालों में सबसे भीषण रेल हादसों में से एक है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओडिशा के बालासोर पहुंचे, जहां वो ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर हालातों का जायजा लेने पहुंचे थे। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। भारत में पिछले कई दशकों से कई बड़े रेल हादसे हुए हैं, जिनमें हजारों लोगों की मौतें हुई हैं। इस हादसे को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और घायलों के शीघ्र अतिशीघ्र होने की कामना की है। उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। यह संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। उस ट्रेन किसी कारण, जिस भी कारण के वजह से, जिसको हमें पता चलेगी अभी डिटेल में कि क्या कारण था, वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए
और ये इतना तेज इम्पैक्ट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज नहीं है। भारत में ये पहली बार नहीं है जब हादसे की वजह से रेलवे सुर्खियों में है। इससे पहले भी कई बार बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके रेलवे ने सबक नहीं लिया है। रेलवे की लापरवाही से हर बार सैकड़ों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो इन बेहिसाब आंसुओं के सैलाब का जवाब कौन देगा और कौन इन आंसुओं को आखिरकार रोक पाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। हाहाकार एक बड़ी मानव त्रासदी, और सवाल ये है कि 15 सालों में रेल मंत्री तो तमाम आए और तमाम गए, लेकिन हादसों की तस्वीरें वही की वही रही। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र में आज हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। शिव गोपाल मिश्रा अभी कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और विभूति भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, स्वागत का तो ये समय नहीं है। रेल हादसा हुआ है इतना बड़ा। इससे पहले अगर दशकों की बात करें तो तमाम ऐसे हादसे हुए हैं। उन पुराने मंजरों को एक बार फिर से ताज़ा कर दिया इस बड़े हादसे ने। कानपुर के पुखराया हादसे की बात करें तो वो भी बहुत भीषण था। विभूति भूषण जी, आपसे ही मैं जानना चाहूँगी कि ये 15 साल आप किस तरह से देख रहे हैं? तमाम बड़े हादसे हुए, लेकिन इस हादसे ने तो बहुत सारे सवाल उठा दिए व्यवस्थाओं पर भी। देखिए, 15 साल नहीं, पिछले 20 साल के अंदर ये पहला ऐसा घटना है जिसमें से आधिकारिक तौर से जो बताया गया है आज कि 275 लोग के जान गए हैं और लगभग 1175 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इसमें से हालांकि 793 डिस्चार्ज हो गए हैं, फिर भी अभी 382 अभी ट्रीटमेंट चल रहा है कटक, बालेश्वर और भुवनेश्वर के हॉस्पिटल में। और इनमें से बताया जा रहा है कि 56 पेशेंट बहुत ही सीरियस है। आज जो चीफ सेक्रेटरी ने कल एक आंकड़ा दिए थे कि 288 लोग मृताहत हुए हैं, आज वो आंकड़ा थोड़ा परिवर्तित किए गए हैं, 275 डेथ बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये न केवल उड़ीसा को, सारे भारत और विश्व को भी ये एक शक है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। और जो हादसा हुआ है, आज आपको पता है कि रेल मंत्री जी ने खुद बताए कि ये हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है। ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की जो त्रुटि है, इसके वजह से हुआ है। ये हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किए ये त्रुटि कोई मानवकृत है या मशीनरी फेलियर है। इसको जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। फिर भी जो भी है, रेलवे के लापरवाही आप बता सकते हैं, जिसके वजह से इतना सारे लोगों के जान गए हैं। उनका परिजनों ने कितना क्षतिग्रस्त हुए आप ये बताने का बात नहीं है, सबको पता है। और अभी ऐसा भी हालत है जिसके लिए उड़ीसा सरकार ने हेल्पलाइन जारी किया है, टोल फ्री नंबर जारी किया है, एक वेबसाइट भी बाकायदा शुरू किया है जिसमें सारे जो बॉडीज है 275 मृताहत हुए हैं उनका फोटो वेबसाइट में डाला गया है। हाँ। जिसके जरिए से उनका परिजनों ने उसको देख के चिन्हित कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपको ये बता देना ठीक रहेगा, सिर्फ 88 चिन्हित हुआ है। जो मृताहत है ना, उनसे 88 बॉडी को चिन्हित किया गया है और बाकी बॉडी अभी उनका परिजनों ने चिन्हित नहीं हुआ है किसका है। इसके लिए वेबसाइट जारी करना पड़ा उड़ीसा सरकार की ओर से। लेकिन ये बता सकते हैं रिस्टोर का कार्य जो है, हाँ। राहत और बचाव का कार्य बड़ी तेजी से हुआ है। बिल्कुल प्रधानमंत्री आने के बाद ये और तेजी पकड़ा है। रेलवे मिनिस्टर और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री है, वो दोनों पूरा दुर्घटना स्थल पर काल से डटे हुए हैं। कल रात 2 बजे तक रेलवे मिनिस्टर खुद वो साइट पे थे। आज सुबह भी खुद दूसरी बार गया है और बचाव कार्य लगभग खत्म हो गया। अभी ट्रैक रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। वो भी उनका सोर्सेस से जो पता चल रहा है कि बुधवार तक ट्रेन का आवाजाही शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बात सबके मन में रहेगा कि इतना बड़ा हादसा जो रेलवे के लापरवाही से हुआ है, इस पे और वो भी देखिए तब आगे विभूति जी, वो भी तब जब रेल मंत्री से लेकर अधिकारी तक रेल हादसों को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, स्थितियों की बात करते हैं। 2 दशकों में भी इस रेल हादसों को रोकने के लिए कोई ऐसी तकनीक, ऐसी कोई तस्वीर अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है। हालांकि विचार जरूर होता है, बातें जरूर होती है, लेकिन तस्वीर जस की तस है।
कवच बिल्कुल, पर ये भी भी हम लोग काम- बात करते हैं, लेकिन इसकी भी कोई शुरुआत अभी तक दिखी नहीं। देखिए, कवच का जो बात है, आपको पता है कि 2012 से जो कवच लगाने का प्रक्रिया शुरू हुआ है, ये 2023 11 साल हो गया, ये प्रक्रिया में कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है। सरकार केवल बोला है, इसमें कोई काम नहीं किया है। ये भी एक प्रश्न चिन्ह सरकार के भूमिका पर, रेल सेफ्टी के पर, यात्रियों का सुरक्षा पर क्या ध्यान दे रहे हैं, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लाता है। और दूसरी बात है, अगर ऐसा हादसा लगातार होते रहेगा तो रेल यात्रियों का भरोसा रेलवे यात्रा से उठ जाएगा। पहली बात है कि रेलवे को ये देखना पड़ेगा कि रेल यात्रियों का कैसे भरोसा जीता जाए कि रेलवे यात्रा सुरक्षित है, ये यात्रा सुरक्षित है, ऐसा यकीन दिलाने। अगर ऐसा हादसा लगातार होते रहेंगे तो ये यात्रा का सुरक्षा को लेकर एक प्रश्न खड़ा होगा और यात्री लोग को जो भरोसा है रेलवे के ऊपर, ये टूट जाएगा। ठीक है, और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश चंद्र जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। हरीश जी, इस ट्रेन हादसे ने एक बार फिर से रेल क्षमताओं पर बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं, रेलवे प्रणाली की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा दिए हैं। आप क्या कहेंगे इतनी बड़ी जनहानि पर, जन त्रासदी पर? और ये बहुत ही पेनफुल है। इतनी बेशकीमती जिंदगियां चली गई इस हादसे में, और अब उसको लेकर के जांच चल रही है। जांच के बाद ही ये तथ्य सामने आ पाएंगे कि किन कारणों से किन की गलतियां थी, कौन लायबल हैं उसके। उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने स्वतः भी उस पर वक्तव्य दिया है, तो उससे आगे कोई कुछ हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस दर्दनाक हादसे में जिन लोगों के साथ, जिन परिवारों के लोगों को लोग घायल हुए या जिनकी बेशकीमती जिंदगियां चली गई, उनके साथ पूरी संवेदना के साथ, पूरे उनकी पीड़ा में उनके साथ खड़ी है, और अधिकतम संभव उन परिवारों की मदद, उन लोगों की मदद जो घायल हैं, वो सरकार करेगी। और रहा सवाल इसका कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, उसके लिए जो अधिकतम संभव है वो उसकी जिम्मेदारी, उसको दंड देने का काम सरकार करेगी। और वो जो उपाय करेगी कि आखिर इस तरह के हादसे जो होते हैं उनके क्या कारण हैं और उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है। यदि वो कोई तकनीक ऐसी हो जो जिसके कारण ये संभव हो सके कि दुर्घटनाएं ट्रैक पे न हो, प्रायः ये मानवीय भूलों के कारण या जिन कारणों से भी इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, तो वो उसको कैसे इससे निदान निकले, ये सभी के लिए जो भी आज तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी, और जो रेल के जो शोध का, रेलवे मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। आपको लगता है कि इस्तीफा दे देने के बाद तस्वीर बदल जाएगी रेलवे की? इस्तीफा देने से कुछ समाधान आपको लगता है होगा? हरीश चंद्र जी, देखिए, रेलवे मंत्री जी का इस्तीफा, एक तो जो विभाग को हेड करता है वो नैतिक रूप से उन चीज़ों को, एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी को ओन करना होता है, उससे तस्वीर बदल जाएगी ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि रेल मंत्री व्यक्तिगत रूप से उस हादसे के लिए जिम्मेदार हो, ये कहना बहुत ही अन्यायपूर्ण होगा। और ये ठीक है कि रेल मंत्री जब कोई भी जो विभाग का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो माननीय मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, वो एक उसके ऊपर जिम्मेदारी तो आती ही है। और ठीक है कि लोग मांग कर रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से लोग बात कहते हैं, वो उनका अपना विषय है। और परंतु इसका त्यागपत्र से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इससे पहले 2016 में भी तो पुखराया में एक बड़ा हादसा हुआ था। कानपुर के पुखराया में, कानपुर से 60 किलोमीटर दूर पुखराया में हादसा हुआ था। उस हादसे से भी हम लोग सबक ले सकते थे। हालांकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। पहले कोशिश होनी चाहिए कि
कुछ इसके लिए बेहतर हो सके, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, महामंत्री हैं ऑल इंडिया रेलवे यूनियन के। सर शिव गोपाल जी, क्या कहेंगे इस रेल हादसे के लिए और क्या वजह आप जान पाते हैं, क्या कहना है आपका? क्योंकि रेलवे में कई हादसे होते रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती रही है, लेकिन एक बार फिर से इस हादसे ने रेलवे की क्षमताओं पर, प्रणाली पर भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। क्या कहेंगे सर? पहली बात तो यही कहेंगे कि ये दुर्घटना बहुत ही ख़राब है और हम लोग सब बहुत व्यथित हैं इस बात को लेकर के। तमाम लोगों की जानें गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस पर जितनी राजनीति हो रही है वो भी मैं नहीं समझता हूँ कि उचित है। ये रेलों में संरक्षा की बहुत ज़रूरत है और बराबर प्रयास होता रहा है। 2 साल से सेफ्टी रिकॉर्ड ठीक भी हुआ था और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई थी, लेकिन ये दुर्घटना तो मैं कहूँगा कि ये कुछ भी कमी रही हो, लेकिन अगर हमने एंटी कोलिजन डिवाइस का उपयोग किया होता या हम कवच की जद में सारी मेन लाइनों को ले आए होते तो शायद इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। एक बात जो हमारे लोग हैं वहाँ पर, वो जो मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से, उससे ये भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि अपने आप तो गाड़ी उछल के जाएगी नहीं, तो एक बार पॉइंट सेट है, उसको रीसेट होने में कोई ना कोई छेड़खानी नहीं करेगा तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए एक बात ये भी समझ में आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई साजिश हो, सबोडेज हो। सारी चीज़ें जब एक तरीके से ये इंक्वायरी के बाद में सामने आएंगी तभी पता चलेगा। बहरहाल कुल मिला करके ये बहुत ही दुखद जो है वो दुर्घटना है और मैं रेल मंत्रालय से भी मांग करूंगा और अपने स्तर पर भी बातें उठाते रहे हैं कि हमें संरक्षा को जो है वो फोकस में, मेन बिंदु में रख करके ये जितनी जल्दी हो सकता है सारी मेन लाइंस को कवच की जद में लाना चाहिए ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं जन्म न ले सके जहाँ पर कि आपको लगता है शिव गोपाल जी कि आज वक्त की जरूरत है कि हमारे देश में भी एडवांस सिग्नल सिस्टम हो, दूसरे देशों से हमको शुरुआत करनी चाहिए, एक सबक लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों में ऐसी बेहतर टेक्नोलॉजी चल रही है जिससे ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सके। ऐसी डिवाइसेस हमको यूज़ करनी चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए, ऐसा वक्त की ज़रूरत है ये। नहीं, बिल्कुल ये आज वक्त की ज़रूरत है और रेलवे ने इसके लिए 2012 में प्रयास शुरू किया था और अभी तो हमारे माननीय मंत्री जी पीछे वहाँ सिकंदराबाद में जा करके इसको खुद चेक करके आए, टेस्ट करके आए CRB के साथ में, और ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम इसको फेज वाइज तरीके से लागू करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो SIL टेक्नोलॉजी है और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। हालांकि इसको इंडियनाइज किया गया है, इसमें काफ़ी कम पैसा लग रहा है। विदेश में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो इसमें बहुत पैसा लगता है, लेकिन फिर भी अब पैसा और सुरक्षा, इन दोनों में सुरक्षा को हमें लगता है कि लेकिन सर एक सवाल और भी है, हम और आप जैसे आम लोग हैं, आम लोगों के जहन में ये सवाल भी लगातार उठ रहा है कि रेलवे में हम सुरक्षित हैं, यात्रा जब हम करते हैं तो वाकई सुरक्षित है? क्योंकि इससे पहले हादसे हुए, ये आपने कहा कि कमी हुई है, लेकिन हादसे हो रहे, तस्वीर अभी भी बदली नहीं है, किराया बढ़ा दिया जाता है, तमाम ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए थी वाकई वो अभी तक दिखती नहीं है, उतने प्रयास नहीं हुए सकारात्मक। ये बात आप मानते हैं? मैं आपकी बात से पूरे तौर पर विनम्रता से ही कहना चाहूँगा कि रेलवे ने बहुत तरक्की करी है। सिग्नलिंग प्रणाली जो है वो एकदम बदल गई है, एकदम स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हो गई है और अब सेमी कंडक्टर्स यूज करने जा रहे हैं ये लोग। दूसरी बात यह है कि अगर विकास नहीं होता रेलों का तो ये कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि हम वंदे भारत चलाएंगे या हम दूसरी रैपिड स्पीड ट्रेन चलाएंगे। तो पटरियों में सुधार हुआ है, टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है, हमारी LHB टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से ये डिब्बे कम पिचकते हैं।
अदरवाइज ये इतने पिचक गए होते कि जो है वो जो लोग बेचारे बच गए हैं वो नहीं बच पाते। तो बराबर सतत प्रयास किया जा रहा है कि इसमें सुधार हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमको लगता है कि हमें कहीं पर अपनी प्रायोरिटी में चेंज लाना पड़ेगा। प्रायोरिटी में हमें ये चेंज लाना पड़ेगा कि हमारे लिए जो है वो स्पीड ज़्यादा ज़रूरी है या सुरक्षा, हमारे लिए जो है वो स्टेशन का डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है या हमारे लिए सुरक्षा। तो हमको लगता है कि सुरक्षा जो है वो इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि एक व्यक्ति जब टिकट लेकर के गाड़ी में बैठे वो सकुशल अपने घर पहुंच जाए। बिल्कुल। और देखिए, आप वंदे भारत ट्रेन का जिक्र भी कर रहे हैं और लगातार वंदे भारत ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ावा उसको मिल रहा है, लगातार सरकार भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन हमें अपनी जो आम ट्रेनें हैं उन पर भी सोचना चाहिए, उन पर व्यवस्थाओं पर बात करना चाहिए। आपसे इस पर आगे हम अभी चर्चा करेंगे। हमारे साथ अशोक तिवारी भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी, आप क्या कहेंगे इस हादसे पर, इस बड़ी जन त्रासदी पर क्या कहेंगे आप? आज बहुत भारी मन से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। सर्वप्रथम इस हृदय विदारक भीषण रेल हादसे में मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं परिजनों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो घायल हैं उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, इसकी कामना ईश्वर से करता हूँ। सच्चाई यह है, अभी मैं सुन रहा था, अगर नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्चता दी गई होती देश के अंदर तो परिदृश्य ही कुछ और होता। नागरिक सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये अब चर्चा का विषय बन रहा है। हालांकि 2016 में जो घटना हुई थी उससे सबक लेने का समय था सरकार को, और तब से लेकर आज तक भाजपा सरकार ही केंद्र में है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन होता है सबसे आगे रहते हैं, स्पीड की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, भारत को विश्व की शक्ति और विश्व का सामर्थ्यशाली देश, अच्छी बात है, होना चाहिए भारत। लेकिन ऐसे हालात में हम इतना ना आगे दौड़ें कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा ही भूल जाएं। सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि आप जैसे चर्चा अभी हो रही थी कवच की, एंटी कोलिजन डिवाइस, अगर इसे समय से इस पर खर्च किया गया होता, पैसे किसके लिए हैं, टैक्स किसके लिए है? हमारे भारतवर्ष के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम है। आज उस टैक्स का पैसा अन्य चीजों पर, विलासितापूर्ण चीजों पर, भाई स्पीड भी तो एक विलासितापूर्ण चीज है, नागरिक सुरक्षा से बढ़कर के कोई स्पीड नहीं होती। नागरिक सुरक्षा को अगर ध्यान दिया गया होता तो आज कवच लग गए होते, और अगर आज कवच लग गए होते, सरकार आज 9 साल पूरे कर रही है, कोई 4 दिन की सरकार नहीं है, 9 साल में कवच लग गए होते, और अगर कवच लग गए होते तो आज ये हृदय विदारक, चीत्कार करने वाली, कलेजे को दहलाने वाली इतनी बड़ी बीभत्स घटना नहीं हुई होती। सबसे बड़ा चिंतन का विषय यह है कि आखिर कब जागेगी सरकार, आखिर कब नागरिकों का भी जो है ध्यान रखा जाएगा। मैं अपना स्पष्ट मत देना चाहूँगा कि अभी समय है, अभी इससे भी अगर सीख लेते हैं तो अब इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और अन्य चीज़ों की बजाय नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अभी हादसा हुआ, कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी, कवच नहीं था, लेकिन हमारी व्यवस्था, रेल की व्यवस्था क्या है? आज 3 लाख से अधिक पद हमारे रिक्त पड़े हुए हैं, और जब पद रिक्त रहेंगे, मैन पावर ट्रेन को नहीं मिलेगा, रेल व्यवस्था को, तो जाहिर है कि जो ड्यूटी करने वाले कर्मचारी हैं उनके शिफ्ट में दिक्कतें आएंगी, उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो थकेंगे, लापरवाहियाँ भी होंगी। इस पर भी ध्यान देना चाहिए था सरकार को, नहीं ध्यान दिया गया। आज बस खाली खेद व्यक्त कर देने से, चिंता व्यक्त कर देने से तो वो जाने जो चली गई हैं लौट के नहीं आएंगी। जो परिवार अनाथ हो गए वो परिवार अब वापस तो नहीं पाएंगे परिजनों को अपने, जो आज अपने जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, घायल अवस्था में पड़े हैं। पूरा देश इस समय शोकाकुल है, शोक में है। जैसे बात अभी आई थी कि लोग ट्रेन में कैसे बैठें, डर लगता है। आज हमें भी डर लगता है कि ट्रेन में बैठेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, कहीं ऐसा कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा कि हम
जीवन से अपना हाथ धो बैठेंगे, परिवार हमारा अनाथ हो जाएगा। इस पर अगर ध्यान नहीं देती है सरकार, मैं समझता हूं ताज्जुब हो रहा है कि आज हमारे रेल मंत्री जी, जो भी कुछ ही दिन पहले की बात है, कवच की पूरी जो है प्रशंसा कर रहे थे, उसका प्रयोग दिखा रहे थे, कैसे प्रयोग होगा इसका, वो बात उनको अभी ध्यान में नहीं आ रही होगी। आज आपको लगता है रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? आपको लगता है इससे कुछ परिवर्तन होगा? जी, नैतिकता के आधार पर नहीं होंगे जी, नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को तो तुरंत इस्तीफा दे ही देना चाहिए, और अगर वो नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी को उनको इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। अगर जरा भी नैतिकता हमारे प्रधानमंत्री जी में है, और प्रधानमंत्री जी खुद ही रेल के विषय में बुलेट ट्रेन की बात करते थे, स्पीड की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को भी अगर इस व्यवस्था को संभाल न पाए, प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। प्राथमिक व्यवस्थाओं की बात कर ले, शुरुआती व्यवस्थाओं की बात कर ले, उसमें भी हम बहुत कहीं पीछे, हालांकि नेटवर्क को लेकर, तमाम चीजों को लेकर कुछ बेहतरी जरूर हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे हादसों पर रोकथाम कैसे होगी? इतनी बड़ी जनहानि हुई है, इतनी बड़ी मानव त्रासदी हुई है, जहां पर भी दृष्टि जाती है वहां तक सिर्फ भयावह मंजर दिखता है। दिल दुखता है ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद। देखिए, ये बात तो सही है आपकी, लेकिन ये रेल मंत्री के इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया, नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया, ममता जी छोड़ के चली गई, तो उन सब चीज़ों से क्या हो गया? बात यह है कि सारे लोगों को जो है वो पूल करना पड़ेगा, बजट बढ़ाना पड़ेगा, रेलवे के बजट को जो सुरक्षा के वो है उनके अंदर लगाना पड़ेगा, और ये रेल मंत्री काफ़ी इस दिशा में काम भी कर रहे थे, प्रोफेशनली काम कर रहे थे। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि एक दुर्घटना हो गई तो वो सारे पुरानी जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर देती है। बट आई 100% एग्री कि बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। दुनिया में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको भारत ने अडॉप्ट करने का काम किया है, और भी उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये राजनीति करने से नहीं होगा। ये हो सकता है तो एक दिमाग लगा करके, और इसमें सब में पैसा भी खर्च होगा, तो वो पैसे का भी अरेंजमेंट करने का काम करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। अशोक तिवारी जी बता रहे थे कि रेलवे में मैन पावर की भी बहुत कमी है, उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए, उस पर भी कुछ प्रयास होने चाहिए। लेकिन वो बात ठीक है, मैं रेलवे मैन का, मैं रेल कर्मचारियों का नेता हूँ, मैं जानता हूँ कि रेलवे ही एक ऐसा विभाग है जिसने इस साल 1,48,000 लोग भर्ती किए हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट में। अभी भी कुछ जगहों पर कमी हो सकती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि रेलवे भर्ती कर रहा है, रेलवे ट्रेनिंग में बेटर कर रहा है, और रेलवे में एक प्रयास हो रहा है कि काम के घंटों का भी रेशनलाइजेशन किया जाए, ताकि लोग जो है वो अपने जो है वो तरीके से काम कर सकें और वो डिप्रेशन में नहीं आए, तनाव में नहीं आए। जी। अभी करीब 1 लाख के करीब सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसीज हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रयास है अभी कि उनको आगे भरने का काम किया जाएगा। कर्मचारियों के साथ और भी 1-2 बातें हैं कि ये जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें सप्लाई एंड फिक्सिंग किया जा रहा है, फिर उसका मेंटेनेंस भी उन्हीं लोगों को दे दिया जाता है। मेरा अपना कहना यह है कि रेलवे को रेल कर्मचारी ही बेहतर चला सकता है। ये जो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं, वो सिर्फ मुनाफा कमाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते हैं, तो उनको कंटेन करना चाहिए। और जो जैसे ये व्यवस्था पहले रेल कर्मचारी सीख करके चलाता था, हमारा रेलवेमैन जो है वो, मैं आपको बताऊं कि दुनिया के दूसरे रेलवेमैन से बहुत लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अब जो रेलवे व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आप उनकी बात से, आप उनके तर्क से सहमत हैं? मैं बिल्कुल परिचित हूँ। अगर रेलवे व्यवस्था इतनी परिचित होती तो हम 3,000 लोगों की जान दे करके हम लोगों ने कोविड में गाड़ियाँ चलाई जी। और हर समय जो है वो रेल कर्मचारी जो है वो हर साल 400-500 शहादत देता है अपनी, और गाड़ियाँ चलाता है। तो रेलवे मैन के बारे में सर ये भी सवाल है कि जिस एंटी कोलिजन डिवाइस की बात हो रही है, ममता बनर्जी भी सवाल उठा रही है, लेकिन इसको लेकर राशि प्रस्तावित की गई, बात की गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, टेंडर नहीं जारी हो पाया इसको लेकर, आपको शायद पता हो। भाई देखिए, बात यह है कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है इस पूरी व्यवस्था के ऊपर,
अगर उसमें 200 करोड़ रुपए आप अलॉट करेंगे 2 साल में तो उसमें क्या हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने मंत्रालय से भी बराबर इस बात की डिमांड की है, ठीक है कि अगर हमें वास्तव में मेन लाइन का एसीडी करना है तो कम से कम जो है वो 50,000 करोड़ रुपए तो आप जारी करिए, लेकिन उतना पैसा उनके पास में है नहीं, तो इसीलिए ये उसको करते नहीं है। लेकिन 200 करोड़ रुपए में एसीडी नहीं हो पाएगा। जी, हरीश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और विभूति भूषणकर और इसके अलावा अशोक तिवारी जी, तमाम पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी क्या कहेंगे? देखिए, कवच सिस्टम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, एंटी कोलिजन की भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है कितना बदलाव होना चाहिए? क्योंकि देखिए केंद्र में आपकी सरकार है हरीश जी, जवाबदेही भी आप ही की है। आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ सर। मैं एक आपसे थोड़ा अच्छा कंप्लीट कर जी जी, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। आ रही हूँ हरीश जी, 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ, पहले आप कंप्लीट मैं जी। मेरा कहना यह है कि रेलवे में हमें जो कहना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ हैं उनको तय करना पड़ेगा जी। अगर रेलवे की प्रायोरिटी ये है कि हम स्टेशन को जो है वो अच्छा बना लें, हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम स्पीड को बढ़ा दें, हमारी ये प्रायोरिटी नहीं होगी। हमारी प्रायोरिटी ये होनी पड़ेगी कि हमें सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बेहतर करने पड़ेंगे। सुरक्षा उपकरण इसके लिए बजट भी लगेगा, टेक्नोलॉजी भी लगेगी, हाँ उसको करना पड़ेगा। बाकी मैं और लंबे समय तक आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन क्योंकि मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। जी सर, कोई बात नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरीश जी, और देखिए बात हो रही है प्राथमिकताओं पर, हमें ध्यान देना होगा, प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करना होगा ताकि ऐसे हादसों पर लगाम लग सके। साथ ही साथ देखिए एक सवाल उठाया गया कि प्राइवेट प्लेयर्स की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये भी एक हद तक सुनिश्चित हो जाए। हरीश जी क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए जो भी कंसर्न है, जैसा कि मिश्रा जी, शिवकुमार मिश्रा जी ने बहुत सारे विषयों पे आपको बातें बताई जी। रेलवे का मॉडर्नाइजेशन भी जरूरी है, वर्तमान की ज़रूरत के हिसाब से जो कोचेज हैं उनको भी लाने की ज़रूरत है, और सुरक्षा तो अहम बिंदु है और उसको लेकर के तो सरकार की प्राथमिकता भी है, सरकार काम भी कर रही है। संसाधनों की को लेकर के मिश्रा जी ने बात बताई कि भाई संसाधन जितने चाहिए उतने पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार तेज़ी के साथ उन सारे बिंदुओं पे काम कर रही है जो रेल को एक सुरक्षित यातायात और एक वर्ल्ड क्लास जर्नी की सुविधा फैसिलिटी देश के नागरिकों को प्रदान कर सके। और लगातार उसमें जो सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाओं में लगातार सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसके सबको दिखते हैं कि किस तरह से एक अच्छी से अच्छी ट्रेनें अब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे कम समय में यात्रियों को पहुंचा रही हैं। तो उन सब विषयों को लेकर के सरकार काम कर रही है। सर ये सारे विषय तो एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं तो आंसुओं के आगे फिर और कुछ नहीं दिखता है, सारी व्यवस्थाएं विफल हो जाती हैं। हरीश जी मानते हैं ना ये बात? निश्चित रूप से मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ, और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी सुरक्षित रेल यात्रा होनी चाहिए, रेल की संरक्षा होनी चाहिए। जो भी संसाधन जहां से भी जुटाने पड़े। अच्छा, विश्लेषक ये भी मानते हैं कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में वंदे भारत एक्सप्रेस पर रेलवे ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन अन्य ट्रेनों की यहां पर और सुरक्षा की पूरी तरह से अनदेखी की, आप लोगों ने इग्नोर कर दिया। देखिए, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है। मुझे लगता है कि भाई विपक्ष का एक काम रहता है आरोप लगाना, वो कुछ भी लगा सकता है, सकारात्मक पहलुओं पे कभी चर्चा नहीं करता। तो जो टिप्पणी इस तरह की कर रहे हैं वो उनकी अपनी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर ऐसा है कि सकारात्मक पहलुओं पर कोई बात नहीं करता, लेकिन सवाल ये तस्वीरें तो कहीं से सकारात्मक नहीं है, तस्वीरें तो कहीं से भी सकारात्मक नहीं। अब ये नहीं,
तस्वीरें बहुत सारी सकारात्मक हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी दुर्घटना है कि जो सर अभी तो सवाल ये है ना हरीश जी की प्राथमिकता ये है कि नासुओं का जवाब कौन देगा। इतनी जी हाँ, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि जब कोई इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें इतना बड़ी संख्या में ह्यूमन लॉस हुआ, इतना लोग घायल हुए, तो सारे सकारात्मक कार्य तो पीछे हो जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही या सरकार के प्राथमिकताओं में ये विषय नहीं। अब जब इस तरह की घटना घट गई तो हम चाहे जितना काम कर रहे हैं, एक इतने बड़े हादसे के बाद तो हमारे सारे काम पीछे हो जाते हैं, और जिसके मन में जो आरोप आएगा वो लगाएगा, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन सरकार की प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि यात्रियों की सुरक्षा और रेल संरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता पे रख करके कार्य करना हमारी प्रायोरिटी होगी। और निश्चित रूप से ये जो भी तथ्य सामने आएंगे, इसमें कोई षड्यंत्र है, किसी तरह का कोई ये सारे मामले जांच के बाद ही सामने आएंगे। अभी इस पे बहुत जल्दबाजी होगी। तो ये जांच का विषय है, क्या वजह रही इस हादसे की, क्या हो सकता था। अगर शायद एंटी कोलिजन डिवाइस लगा होता तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता, इतनी बड़ी जनहानि ना होती, लोगों की जानें बच सकती थी। जी, इसी विषय को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी, अभी जैसे माननीय श्री नहीं, इस पे भी एक रेल विशेषज्ञ का मैंने इस पे भी टिप्पणी पढ़ी थी कि एंटी ये कोलिजन लगा भी होता, एंटी कोलिजन डिवाइस लगा भी होता तो भी इस हादसे को टाला नहीं जा सकता था। ऐसा आज भी आज के ही अखबारों में मैंने किसी रेल विशेषज्ञ की ये टिप्पणी पढ़ी थी। ठीक है, अब तो वो बात अपनी जगह पे अलग है, ठीक है, लेकिन इस तरह की भी टिप्पणी आई है। जी, अब मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से देश के सामने रखना चाहता हूं, और ये बहुत ही स्पष्ट है। अभी जो है आदरणीय शिव गोपाल जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बहुत बड़ा खर्चा आएगा, बहुत बड़ा बजट लगेगा, साधारण बजट नहीं रहेगा इसका, कवच का, एंटी कोलिजन डिवाइस का। अब उस खर्चे को फेस न कर पाने से आज जन सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा खतरे में। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज तमाम लग्जरी कंफर्ट और दिखावे की चीजों पर खर्चा तो बहुत बड़ा बजट हो रहा है हमारे देश का। क्यों है? इसका कारण स्पष्ट करने जा रहा हूं देश को आज। इसका कारण है, जो दिखता है वो सरकार की नजर में करने योग्य होता है। जो नींव में चला जाएगा, नींव का पत्थर बन जाएगा, जो दिखाई नहीं देगा लोगों को, उसके लिए धन क्यों खर्च करें? 4 दिन की चांदनी को दिखाना जरूरी है। वंदे भारत को दिखाने से चमकदार ट्रेन जो कि विदेशी ट्रेन जैसी दिखे, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का शौक है। ये देश के लिए कुछ नहीं है, शौक है उनका। बुलेट ट्रेन आए, ये उनका शौक है। तो शौक अपने जीवन काल में पूरा करना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं, लगे कि कितना आगे कर दिया भारतवर्ष को। अब ये एंटी कोलिजन डिवाइस लगा देंगे, कवच लगा देंगे, अगर दुर्घटनाएं मान लो नहीं भी होंगी तो कौन कहेगा कि ये लगा दिया बड़ा अच्छा किया? चर्चा में ज्यादा नहीं आएगा, खाली एक आध बार कहेंगे जरूर, चर्चा में नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों से और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, जन सुरक्षा को दरकिनार करके, नागरिकों के जीवन को दरकिनार करके अपने शौक पूरा करना, दिखावा करना और दिखा करके, सब जवाब दिखा करके और तुरंत वोट ले लेने की जो लिप्सा है, इस लिप्सा के कारण हमारा देश आज सफर कर रहा है। हमारे देश को बहुत बड़ा आज नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज चर्चा हो रही पैसा कहां से आया? पैसा देश के टैक्स पेयर का है, कोई अपने घर से तो लेके आया नहीं है। और देश के नागरिकों की सुरक्षा की बात है, पहले नागरिक सुरक्षा। हम पैजामा भी पहन लें, चप्पल भी ना पहने, जीवन तो सुरक्षित रहे। बहुत बढ़िया सूट बूट टाई लगा करके, परफ्यूम छिड़क करके हम निकले और हमारी जान ही चली जाए, ऐसे सूट बूट से क्या फायदा है? ऐसी वंदे भारत का क्या लेकर क्या करेंगे हम? हमारे जो आम तरह से जो ट्रेन हैं, उन ट्रेन की सुरक्षा पे कब ध्यान देगी? और इतने बड़े हादसे पर, इतने जघन्य हादसे पर भी प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वहां रेल मंत्री भी इस्तीफा नहीं दे रहा। नैतिकता ही नहीं है। आज नैतिकता की बात आई अभी कि शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया, कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपका तो भाजपा सरकार वैसे ही भ्रष्ट है,
कोई भी मंत्री आएगा तो अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने को भी हल्के में लिया जा रहा है। शास्त्री जी के, ममता बनर्जी को हल्के में लिया जा रहा है। ऐसा नजीर मत कायम करो कि देश में नैतिकता ही लोग रखना बंद कर दें। तो हमारा तो देश में अगर यही अनुरोध है इससे किसी को नागरिक सुरक्षा पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हम मांग करते हैं कि देश में और नागरिक जाग सुधार होना बहुत जरूरी है। ये आपका विषय था। विभूति भूषण जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि आपने वो तमाम तस्वीरें भी देखी होंगी, आप खुद वहां पर गए होंगे, स्थानीय लोगों से बातचीत की होगी, लोगों को रोते भी देखा होगा आपने, उस मंजर को जरा बतलाइएगा, विश्लेषण। देखिए, लोगों ये सारे बात तो पूरा मीडिया में आ चुका है, सब लोगों ने देखा है, सारा विश्व देखा है, लेकिन वहां का मंजर भी ऐसा दिल दहलाने वाला था और लोगों के मन में बड़ा रोष था, बड़ा क्षोभ था। आप यकीन नहीं करेंगे, जो केंद्रीय मंत्री, जो दो मंत्री और आज भी यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री आए थे एम्स हॉस्पिटल को, और उड़ीसा का मिनिस्टर लोग भी तो जाते हैं, लोग ये बहुत बड़े जोर से वही बात उठाते हैं कि हमारा क्या होते हैं, हमारा सुरक्षा के बारे में सरकार क्या सोचते हैं। ये बात कहीं ना कहीं लोगों का दिमाग में है और वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। तो बात ऐसा है, हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेलवे बहुत सारे सुधार किया है रेल विभाग में। आए दिन हम देखते हैं मंत्री कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन क्या इनके प्राथमिकता में यात्री सुरक्षा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। और जो नैतिकता बात बोल रहे हैं, जो नैतिक आधार पर उनको रिजाइन देना चाहिए या नहीं चाहिए, देखिए एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि हाँ ठीक है, अभी रेलवे मिनिस्टर रिजाइन दे देंगे तो सारे बात ठीक हो जाएगा, ये नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी का साथ भी वो काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा कि अगर रेलवे मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे तो क्या हादसे नहीं होंगे, प्रश्न चिन्ह नहीं लगेंगे, क्योंकि एक बट्टा जो एक बार लग गया है यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा, वो क्या ठीक हो पाएगा? जी, मैं वही बात बोलता हूँ कि देखिए, मिनिस्टर पूरा काल से रात 2 बजे तक था, सुबह जाके पहुंचे, खुद वहाँ पे खड़ा होके सारा रेस्टोरेशन का काम, बचाव राहत का काम देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नैतिकता के आधार पर उनको रिजाइन देने का बात बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि यात्री सुरक्षा का प्रति आगे भी जो आएगा वो संवेदनशील रहेगा। इसी आधार पर उनको रिजाइन देना चाहिए कि नैतिक जिम्मेदारी तो लेना चाहिए किसी को ना। आप किसी को भी जिम्मेदारी ठहरेंगे, जो रिपोर्ट आएगा, जांच रिपोर्ट, इसमें कोई जिम्मेदार होगा तो उनको आप जेल भेजेंगे या कुछ उनको बहिष्कृत करेंगे। लेकिन इनको जो चलाने वाला सारा देश में जो मंत्री होते हैं, वो क्यों जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे? वो जब अच्छा होता है तो खुद तो बहुत वाहवाही लुटते हैं, जब बुरा होता है तो उसका जिम्मेदारी उन्हें लेना चाहिए। खुद काम करते हैं रेलवे ट्रैक पर, क्या मंत्री आके काम करते हैं? क्या उसका जो सुधार होता है उन्होंने काम करता है, उनका आइडिया होता है, वो परिवार का मुख्य है, वो काम कर रहा है। अगर वाहवाह लेने के लिए वो तैयार है तो ये जिम्मेदारी लेने के लिए क्यों तैयार नहीं है? और सबसे बड़ी बात, ये नैतिकता के आधार पर अगर वो इस्तीफा देते हैं तो आगे जाके जो भी रेलवे मिनिस्टर रहेगा वो यात्री सुरक्षा के प्रति अपना संवेदनशीलता आगाह रहेगा, पूरी तरह से उसको पता होगा, अलर्ट रहेगा। हरीश जी, जो सवाल है, किसी को तो देखिए जिम्मेदारी लेनी होगी, और अस्पतालों की अगर जिक्र वहां पर अगर किया जाए तो अस्पताल खचाखच भरे हैं, स्थितियां नहीं थी वहां पर, क्योंकि पेशेंट्स को बहुत दिक्कतें हो रही थी, इतनी ज्यादा स्थिति भयावह थी। मैं थोड़ा इंटरफेयर करूंगा। देखिए, उड़ीसा सरकार के और से मैं बोलना चाहूंगा, उड़ीसा सरकार जैसा बताया है, और जो यहाँ पे जो स्थिति है, हम आपको बता दूं, कहीं भी कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि लोग ने इधर उधर हो रहा है, कि सब सिस्टमेटिक चल रहा है। कटक, भुवनेश्वर और बालेश्वर पे पूरा बंदोबस्त किया गया है ये जो घायलों को इलाज कराने के लिए। मैं जैसा आपको बताया, 1175 घायल लोग एडमिट हुए थे, उनसे 793 अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं, 382 अभी ट्रीटमेंट हो रहा है, और इनमें से 56 सीरियस कंडीशन में। आंकड़ा क्या है ये आपके पास कोई ऐसी जानकारी, विभूति जी, कितने लोगों की जनहानि हुई, इसका क्या आंकड़ा है? देखिए काल बताया गया था कि 288 मुताहत हुए थे, लेकिन इसको थोड़ा करेक्ट करके आज चीफ सेक्रेटरी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बताया कि इसमें गड़बड़ी हुआ था गिनती में, वो 275 अभी सरकारी आधिकारिक रूप से बताया गया 275 मुताहत हुआ है, और उनमें से 88 चिन्हित किया गया है बॉडी को, इनका परिवार वालों को चिन्हित किया है, उनमें से 78 ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया गया उनको परिजनों को, उनका बॉडी 187 अभी तक पहचान
हुआ नहीं है बॉडी को। और बाकी जो प्रक्रिया चल रहा है कैसे होगा, इसके लिए वेबसाइट में पूरी सारे लोग जितने हैं उनका फोटो वेबसाइट में डाला दिया गया। वेबसाइट का आईडी भी दे दिया गया, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया। उड़ीसा सरकार का ऑफिसर लोग रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में अभी है कैंप डाल के कि अगर कोई दूसरे स्टेट से कोई आते हैं अपना परिजन को ढूंढने के लिए तो उनको हेल्प करने के लिए दोनों जगह पर कैंप करके रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में उड़ीसा सरकार का अधिकारी उधर बैठा है। पूरे इंतजाम है, हालांकि उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर कर रहा है। और आज सुबह भी प्रधानमंत्री उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ बात किए हैं रेस्टोरेशन के जो आहतों को हाल जानने के लिए, मुताहत के पोजीशन जानने के लिए। और सारे जो बॉडी है, डेड बॉडीज, इनको भुवनेश्वर स्थित एम्स हॉस्पिटल में रखा गया। हरीश जी, आपने सुना होगा, लेकिन सवाल देखिए ये है कि अब तो जो प्रश्न चिन्ह लग गया है सो लग गया है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी को तो जवाबदेही देनी होगी, किसी को तो सारी चीजें करनी होगी। सर हरीश जी। स्वाति जी, सरकार की जो जिम्मेदारी है पूरी तरह उसको ओन कर रही है और उसको कर रही है जी। पहली जिम्मेदारी यह है कि जो पीड़ित है उनकी मदद हो, जो घायल है उनका समुचित इलाज हो। तो जो तात्कालिक आवश्यकता है, जो तात्कालिक जरूरत है, वो जो सरकार उसको पूरा कर रही है। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ जो एक्शन सरकार लेगी वो भी आएगा सामने। लेकिन आज का ये विषय नहीं है, ठीक है, कि आज इस पर आगे भी बातचीत की जा इलाज हो सकती जाएगा। है। जी जी जी। आज इस्तीफा ले लेंगे तो सारे पीड़ितों की मदद हो जाएगी जी। ये तो खैर राजनीतिक दल के लोग, जो विपक्षी दल के लोग हैं, वो उठाते रहेंगे। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है वो उसको पूरी तरह से ओन करती है और उसका वो निष्पादन कर रही है। ठीक है, अशोक तिवारी जी। देश की जनता बहुत ही मार्मिक तरीके से, दुखी तरीके से जी आज इस दृश्य को देख रही है। जनता ने बहुत भरोसा किया, माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर बहुत भरोसा किया। ठीक है, 2014 में, थोड़ा 2019 में जिस तरह से जनता ने जनादेश दिया, उस जनादेश को उन्होंने आज तार तार कर दिया है। आज कलेजा फट गया है जनता का। आज भारत की पूरी जनता आज बहुत ही कातर तरीके से इस दृश्य को देख रही है और डर रही है कि रेल पर हम कैसे सफर करें, और न करें तो करें क्या। रेल एक ऐसा साधन है जिसमें जन सामान्य यात्राएं करता है। क्या परिवर्तन होने चाहिए, बहुत संक्षिप्त में अशोक तिवारी जी। हाँ, परिवर्तन की बात है। इस समय कैसे भी हो जन सुरक्षा, रेलों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सर्वोच्च प्राथमिकता पे नागरिक सुरक्षा को लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार। हम सबको याद रखना चाहिए, आप सरकार को याद रखना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। और आज इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही।